हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास फर्स्ट ईयर के फ्लो ऑफ लिक्विड्स द्रवों का प्रवाह चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आदर्श द्रव, धारा रेखीय प्रवाह, प्रक्षुब्ध प्रवाह या विक्षुब्ध प्रवाह, द्रव के प्रवाह में क्रांतिक वेग, श्यानता, वेग प्रवणता, श्यानता गुणांक, स्टोक्स का नियम और सीमांत वेग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि आदर्श द्रव, आइडियल लिक्विड, क्या होता है। तो वे द्रव जिनकी संपीड्यता और श्यानता शून्य होती है उन्हें आदर्श द्रव कहते हैं। संपीड्यता से तात्पर्य है कि अगर द्रव के ऊपर प्रेशर लगाया जाए तो उसके वॉल्यूम में जो अंतर है वह फ्रैक्शनल बहुत ही कम होता है। श्यानता, द्रव के परतों के बीच, द्रव विभिन्न परतों के बीच होती हैं, उन विभिन्न परतों में जो लगने वाला श्यान बल है वह लगभग शून्य हो, तो ऐसे द्रव को आदर्श द्रव कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो, क्या होता है। जब किसी द्रव का प्रवाह इस प्रकार होता है कि नली के किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ का अनुसरण करते हैं, तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। जैसे इस फिगर में देखें, सपोज कर लीजिए कि कोई द्रव का एक कण इस बिंदु पर प्रवेश करता है। तो जब इस बिंदु पर प्रवेश करेगा तो यहाँ से यह इस पथ पर होते हुए ये बाहर की तरफ निकलेगा। अगर इसके पीछे कोई दूसरा द्रव का कण इसी बिंदु पर आता है तो वह भी इसी पथ का अनुसरण करेगा जिस पथ से पहले वाला पार्टिकल, द्रव का पार्टिकल जो है वो गया था। तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। और जिस ट्यूब में ये होता है धारा रेखीय प्रवाह, उसे धारा रेखीय नली कहा जाता है। तो अब प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होगा। किसी नली में द्रव का प्रवाह एक निश्चित वेग तक ही धारा रेखीय प्रवाह होता है। उससे अधिक वेग होने पर द्रव का प्रवाह अनियमित हो जाता है, जिसे विक्षुब्ध या प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। मतलब टर्बुलेंट फ्लो होता रहता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये फ्लो हो रहा था और इसमें अगर कोई यहाँ पर एक पत्थर रख दिया जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, यह द्रव का कण वहाँ पर जा कर के रुकेगा। रुकने का मतलब है कि वहाँ से टकराने के बाद वह अपना पथ बदल लेगा और दूसरे पथ से होकर के जाएगा। तो इस तरह से जो प्रवाह होगा वह प्रक्षुब्ध प्रवाह होगा। द्रव का क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड, किसी द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है उसे द्रव का क्रांतिक वेग कहते हैं और इसे VC से निरूपित करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में रेनाल्ड नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि अगर किसी धारा रेखीय नली में, जिसमें उस नली का ट्यूब, जो नली का ट्यूब है या ट्यूब है, उसका जो डायमीटर है वह d है, द्रव का घनत्व ρ है और उसकी श्यानता ईटा है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी VC प्रोपोर्शनल ईटा अपान ρ इंटू डी, या VC इक्वल्स टू RE ईटा अपान ρ इंटू डी, जहाँ पे RE जो है यह एक विमाहीन राशि है और इसे रेनाल्ड संख्या या रेनाल्ड नंबर कहते हैं। तो इस तरह से रेनाल्ड नंबर RE इक्वल्स टू ρ VCD अपान ईटा हो जाता है। अब इसी के आधार पर द्रवों के प्रवाह को परिभाषित किया जाता है कि वह धारा रेखीय है या प्रक्षुब्ध है। संकीर्ण नलियों तथा जल के लिए अगर रेनाल्ड नंबर का मान 2000 के बराबर है या उससे कम है तो नली में प्रवाह धारा रेखीय होगा। अगर रेनाल्ड नंबर का मान 2000 से अधिक है और 3000 से कम है या उसके बराबर है तो प्रवाह अस्थायी धारा रेखीय और विक्षुब्ध के बीच होता है। मतलब उस स्थिति में वह धारा, कुछ धारा रेखीय होता है, कुछ विक्षुब्ध होता है, तो मिला जुला रूप होता है। लेकिन अगर रेनाल्ड नंबर का मान 3000 से ज़्यादा है तो वह प्रवाह प्रक्षुब्ध या विक्षुब्ध हो जाता है। तो इस तरह से धारा रेखीय नली में जो प्रवाह हो रहा है वह
धारा रेखीय है या विक्षुब्ध प्रवाह है, यह निर्भर करता है रेनॉल्ड नंबर पर। और रेनॉल्ड नंबर इस बात पर निर्भर करता है कि जो द्रव बह रहा है उसका घनत्व क्या है, क्रिटिकल वेग का मान क्या है, नली का डायमीटर क्या है और उस द्रव का श्यानता गुणांक क्या है। पॉइजले फार्मूला। जब किसी बेलनाकार नली में द्रव का प्रवाह होता है तो द्रव नली में बेलनाकार परतों के रूप में बहता है जिनकी अक्ष बेलन की अक्ष होती है। अक्ष पर वेग अधिकतम और किनारों यानी दीवारों पर न्यूनतम होता है। बेलनाकार पाइप में द्रव के प्रवाह का जो पार्श्विक वेग होता है वह परवलयाकार होता है। जैसे इस फिगर में देखें, यह दिखाया गया है कि यह एक बेलनाकार नली है, तो इसमें जो इसकी अक्ष है, यह बीच में आप देखिए इसका जो अक्ष है इस पर द्रव का वेग अधिक होता है और यह जैसे जैसे दीवारों की तरफ पहुंचता है वैसे वैसे इसका वेग घटता जाता है और दीवार के संपर्क में जो द्रव की परतें होती हैं उनका वेग न्यूनतम होता है। तो पॉइजले के अनुसार जब किसी बेलनाकार पाइप में बहने वाले द्रव की प्रवाह दर अगर v है, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, मतलब कितना आयतन एक सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों सिरों के बीच दाबांतर क्या है। v प्रोपोर्शनल p जो है दोनों सिरों के बीच लगने वाला दाबांतर है। v प्रोपोर्शनल r⁴, इसका जो रेडियस होता है इसके चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। v प्रोपोर्शनल 1/L, ट्यूब की जो लंबाई होती है उस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात L का मान अगर अधिक होगा तो v का मान, कैपिटल V का मान यहाँ पर कम होगा। और v प्रोपोर्शनल 1/ईटा, ईटा श्यानता गुणांक है द्रव का, तो अगर द्रव का श्यानता गुणांक अधिक होगा तो v का मान कम होगा, यानी गाढ़े द्रव के लिए v का मान कम हो जाएगा। और अगर यह विस्कोसिटी इसकी कम है, ईटा का मान कम है, तो v का मान अधिक होगा। अगर इन चारों को कंबाइंड कर दिया जाए तो v प्रोपोर्शनल PR⁴/ईटा L आता है। जब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यह कांस्टेंट होता है π/8। तो इस तरह से यह पूरा इक्वेशन हो गया, कैपिटल V इक्वल्स टू π/8 PR⁴/ईटा L। लेकिन यह सिर्फ संकीर्ण एवं क्षैतिज नली में कम दाबांतर, मतलब दाबांतर बहुत अधिक न हो, पर द्रव के स्थिर दर से प्रवाह के लिए ही वैध है। द्रवों की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, श्यानता क्या होती है? द्रव जब फ्लो कर रहा होता है तो निचले तल से ऊपर के तल की तरफ अगर हम चलें तो यह विभिन्न परतों में बटा हुआ होता है और इन विभिन्न परतों का वेग भी अलग अलग होता है। जैसे जो सबसे ऊपर की परत होगी उसका वेग सबसे अधिक होगा, उससे नीचे की जो परत होगी उसका उससे कम, और इस तरह से धीरे धीरे तली में जो परत होगी उसका वेग सबसे कम अर्थात लगभग स्थिर के बराबर होता है। तो इस तरह से जो ऊपर की परत है यह निचली परत को यह प्रयास करती है कि उसे अपने साथ ले जाए, यानी जो फोर्स लगता है वह आगे की तरफ लगता है। लेकिन जो उसके नीचे की परत है जिसका वेग कम है, यह पहली परत के आगे बढ़ने का विरोध करता है। तो इस तरह से दोनों परतों के बीच, द्रव की दो परतों के बीच एक आपेक्षिक विरोधी बल लगता है और यही विरोधी बल जो है यहाँ पर श्यान बल कहलाता है। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाले सापेक्ष गति का विरोध करता है, द्रव की श्यानता कहलाता है। अब जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि अगर एक 30 डिग्री इंक्लाइंड सरफेस पर पानी की कुछ बूंदें दूध की, शहद की रख दें, तो हम ये देखते हैं कि पानी की बूंद सबसे पहले नीचे पहुंचती है और जो शहद की है वह सबसे बाद में। इसका मतलब है कि शहद के
अणुओं के बीच जो उसकी परत बन रही है उसके बीच जो सापेक्षिक विरोधी बल है वह अधिक है। इसका मतलब हो गया कि उसकी श्यानता अधिक है और जल की श्यानता उसकी तुलना में कम है। धारारेखीय प्रवाह में वेग प्रवणता तथा श्यानता गुणांक। द्रव की परतों के बीच द्रव के प्रवाह की दिशा के अभिलंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। जैसे अगर हम यह निचली परत को ओ डैश ले लें तो यहाँ से बहुत सी परतें ऊपर तक जाएंगी। सबसे ऊपर की जो परत है इसको हमने सपोज कर लिया कि यह पी क्यू है और उसके नीचे वाली एक परत हमने ले लिया आर एस है। इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह डेल्टा जेड है। अगर आर एस सतह वाले परत का वेग अगर v है तो ऊपर का वेग डेल्टा v अधिक होगा, यानी इसकी तुलना में अधिक होगा। तो मान लेते हैं कि डेल्टा v अधिक है तो इसका वेग हो गया v प्लस डेल्टा v। तो अब वेग प्रवणता क्या होगा? दोनों के वेग का अंतर बटा दोनों के बीच की दूरी। तो इस तरह से हो गया वेग प्रवणता बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा जेड। तो द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। F प्रोपोर्शनल ए जो है कांटेक्ट एरिया है, F प्रोपोर्शनल डेल्टा V अपान डेल्टा जेड इसका वेग प्रवणता है। तो दोनों को अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो F इक्वल्स टू प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा V अपान डेल्टा जेड, यानी यहाँ पर जो प्लस माइनस ईटा आया यह ईटा जो है एक नियतांक है जो द्रव का श्यानता गुणांक होता है। और ये प्लस माइनस साइन क्या है? प्लस माइनस साइन यहाँ पर इसलिए हुआ कि अगर ऊपर वाली परत के लिए देखेंगे तो वह बढ़ाने का काम करेगा तो प्लस में आएगा, लेकिन नीचे वाली परत के लिए देखेंगे तो यह उसका विरोध करती है तो माइनस में आएगा। तो इस तरह से इस फार्मूले में F इक्वल्स टू यानी विस्कस फोर्स F इक्वल्स टू प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा V अपान डेल्टा जेड। अब इस फार्मूले की सहायता से हम श्यानता गुणांक का मात्रक और विभव फाइंड करते हैं। तो F इक्वल्स टू प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा V अपान डेल्टा जेड है। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर यानी एकांक ले लिया जाए, डेल्टा V अपान डेल्टा जेड भी एकांक ले लिया जाए तो F की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ईटा। अतः किसी द्रव का श्यानता गुणांक द्रव के भीतर एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल है, जबकि दोनों परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता हो। यानी दोनों परतों के बीच अगर एकांक वेग प्रवणता हो और एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच जो श्यान बल कार्य करता है वही श्यान बल उस द्रव के लिए श्यानता गुणांक होता है। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड और बीमा ml-1 t-1 होती है। इसका एक अन्य मात्रक पॉइज भी होता है आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट पॉइजले, और 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड इक्वल्स टू 10 पॉइज, और इस 10 पॉइज को हम डेका पॉइज भी कहते हैं। तो इस तरह से एसआई यूनिट जो 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड है यह 10 पॉइज या 1 डेका पॉइज के बराबर होती है। अब श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम द्रव का ताप अगर बढ़ाते हैं तो श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है, जबकि गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि द्रव के अंदर अगर ताप बढ़ाया जाता है तो उनका वेग जो है बढ़ जाता है, और अगर पहली का वेग बढ़ा तो निचली वाली उसका विरोध करती है। लेकिन गैस के केस में क्या होता है कि गैसों का जो श्यानता का गुण है, गैस के अणुओं के एक परत से दूसरी परत में विसरण के कारण उत्पन्न होता है, और जब ताप बढ़ाते हैं तो द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम पड़ जाता है, यानी कमजोर हो जाता है, लेकिन विसरण दर बढ़ जाती है। और यही कारण होता है कि ताप के बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, और सीमांत वेग का कॉन्सेप्ट। तो जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है, जैसे देखिए ये कोई पिंड है जिसका घनत्व रो है और यह सिग्मा घनत्व वाले द्रव में गिर रहा है, तो इसका जो भार है W
वह नीचे की तरफ कार्य करेगा, और जब यह द्रव में गिर रहा है तो द्रव का उत्प्लावन बल मतलब कि जो बायंट फोर्स है यह ऊपर की तरफ लगेगा Fb। तो W नीचे की तरफ और बायंट फोर्स Fb ऊपर की तरफ लगता है। अब यह कितना होगा? अगर इसका रेडियस r है, अगर इसका रेडियस r है तो पिंड का भार W बराबर क्या होगा? आयतन गुणे घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण। आयतन यह गोलाकार है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, घनत्व इसका रो है इंटू जी, और यह किधर लगेगा? भार है तो यह नीचे की तरफ लगेगा। तो W इक्वल्स टू हो गया 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी। लेकिन द्रव के कारण जो उत्प्लावन बल है वह ऊपर की तरफ होगा, और ये होगा Fb, B स्टैंड फॉर बायंट फोर्स, Fb इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा इंटू जी, यह द्रव का घनत्व, और यह लगेगा ऊपर की ओर। इसका मतलब हो गया कि पिंड पर कार्यरत नीचे की ओर जो प्रभावी बल है इन दोनों का अंतर होगा। तो F इक्वल्स टू नीचे की तरफ लगने वाला बल W और ऊपर की तरफ लगने वाला बल Fb, दोनों का डिफरेंस वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी माइनस 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा इंटू जी। इसमें से 4/3 पाई r क्यूब और जी को कॉमन ले लीजिए तो ये मिल गया 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और यह किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। अब इस बल के कारण पिंड में जो उत्पन्न त्वरण होगा, अगर वह a है तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से F इक्वल्स टू ma, और m कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, पिंड का द्रव्यमान का घनत्व जो है वो रो है तो इसका द्रव्यमान हो गया 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, और a एक्सीलरेशन हो गया। यह किसके बराबर होगा? जो पिंड पर नेट प्रभावी बल नीचे की तरफ लग रहा था वह है 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो 4/3 पाई r क्यूब दोनों तरफ से कट जाएगा, तो a इक्वल्स टू रो माइनस सिग्मा जी अपान रो, और इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा अपान रो इंटू जी। तो इस त्वरण से पिंड उस द्रव में नीचे की ओर गिरेगा। लेकिन यह कॉन्सेप्ट तब होगा जब हम यहां पर यह मान लेते हैं कि इसमें श्यानता के प्रभाव को नगण्य माना गया है। लेकिन श्यानता का प्रभाव नगण्य नहीं होगा। जब श्यानता का प्रभाव नगण्य नहीं होगा तो क्या होगा? तो इस प्रकार जब कोई पिंड द्रव में गिरता है तो प्रारंभ में उसकी चाल बढ़ती जाती है, किंतु द्रव के भीतर आपेक्षिक गति उत्पन्न कर देती है। मतलब जैसे ही गिरेगा तो द्रव की विभिन्न परतें हैं, वह परतें एक दूसरे के सापेक्षिक गति होने लगती है, और द्रव में उपस्थित श्यान बल क्रियाशील हो जाते हैं, और ये बल न केवल आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं बल्कि पिंड की गति का भी विरोध करते हैं, जिससे पिंड पर कार्यरत प्रभावी बल घट जाता है। यानी जो बल नीचे की तरफ लग रहा था वह नेट बल घट जाता है, और इसके फलस्वरूप पिंड का जो त्वरण है वह कम होता जाता है, और कम होते होते एक स्थिति ऐसी आती है कि जब श्यान बल पिंड पर प्रभावी बल के बराबर हो जाता है, और जब श्यान बल पिंड पर प्रभावी बल के बराबर हो जाता है तो पिंड का त्वरण शून्य हो जाता है और पिंड एक नियत वेग से नीचे की ओर गिरने लगता है। तो जब पिंड नियत वेग से नीचे की ओर गिरने लगता है तो जिस नियत वेग से नीचे की तरफ गिर रहा होता है उसे सीमांत वेग कहते हैं या टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। स्टोक्स का नियम, स्टोक्स ने श्यान बल के लिए यह एक नियम दिया, और इस नियम के तहत यह कहा गया कि यदि r त्रिज्या की कोई छोटी गोली ईटा श्यानता गुणांक वाले किसी पूर्णतः समांग व अनंत विस्तार वाले द्रव या गैस में सीमांत वेग v से गति करे तो गोली की गति का विरोध करने वाला जो श्यान बल होगा Fv, v स्टैंड फॉर विस्कस फोर्स, v स्टैंड फॉर विस्कस, तो Fv इक्वल्स टू 6 पाई ईटा Rv। यहां पर ईटा द्रव का श्यानता गुणांक, r उस गोली की त्रिज्या, और v यहां पर वेग है जिस वेग से वह नीचे की तरफ गिर रहा है या उसका सीमांत वेग है। सीमांत वेग के लिए व्यंजक, तो मान लिया कि r त्रिज्या की गोली है जिसका घनत्व रो है और वह सिग्मा घनत्व वाले द्रव में नीचे की ओर गिर रही है, तो
पिंड का भार हो गया W बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी नीचे की ओर, और इस पर जो बायंट फोर्स है FB ऊपर की तरफ लगेगा और ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। तो इस तरह से W नीचे की तरफ और FB ऊपर की तरफ, तो इस पर जो नेट बल हुआ वह W माइनस FB हुआ। जब श्यानता गुणांक यानी श्यान बल को हम जो है अभी दूर रख करके निकाल रहे हैं, तो W माइनस FB हुआ। W माइनस FB की वैल्यू जो है ये 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी, जो कि लगेगा नीचे की ओर। जब गोली पर कार्यरत नीचे की ओर लगने वाला प्रभावी बल तथा श्यान बल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो गोली एक नियत वेग से नीचे गिरने लगती है, जिसे कि सीमांत वेग कहते हैं। तो इस स्थिति में जो विस्कस फोर्स है वह पिंड पर कार्यरत नीचे की ओर जो प्रभावी बल है उस बल के बराबर हो जाता है। तो FB इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और स्टोक्स के नियम के अनुसार FB का मान होता है 6 पाई ईटा RB और इक्वल्स टू ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V इक्वल्स टू 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपान ईटा। यह टर्मिनल वेलासिटी के लिए या सीमांत वेग के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसमें आप देख रहे हैं सूत्र के हिसाब से कि जो सीमांत वेग है V प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, अर्थात गोले या गोली की जो त्रिज्या है अगर वह अधिक होगी तो उसका सीमांत वेग अधिक होगा। और अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, दो का केस है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं, तो V1/V2 इक्वल्स टू R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर मिल जाएगा। सेकेंड केस V प्रोपोर्शनल रो माइनस सिग्मा, मतलब पिंड के घनत्व तथा जिस द्रव में डुबाया गया उसके घनत्व के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस स्थिति में अगर रो का मान सिग्मा से अधिक है तो यह धनात्मक होगा। जब धनात्मक होगा तो गोली नीचे की ओर गिरेगी। यदि रो का मान सिग्मा से कम है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा और गोली सीमांत वेग प्राप्त करने पर ऊपर की ओर उठेगी। जैसे अगर वायु का कोई बुलबुला है, अगर वह जल में अगर उत्पन्न हुआ तो वह नीचे की तरफ नहीं जाता है, बल्कि किधर जाएगा, ऊपर की तरफ उठता है। V प्रोपोर्शनल 1/η श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है। तो श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ज्यादा विस्कस द्रव अगर अधिक होगा तो उस स्थिति में इसकी जो टर्मिनल वेलासिटी है वह कम होगी, और अगर बाकी सभी टर्म्स कांस्टेंट कर लिए जाएं तो V1/V2 इक्वल्स टू η2 स्क्वायर अपान η1 स्क्वायर, ये हो गया इस टर्म में श्यानता गुणांक के टर्म में। अब इसी पर एक न्यूमेरिकल देख लें। 2 मिलीमीटर व्यास की एक गोली एक श्यान द्रव से भरी टंकी में डाल दी जाती है। गोली की सीमांत चाल की गणना कीजिए। दिया गया है कि गोली के पदार्थ का घनत्व 8 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द्रव का घनत्व 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द्रव का श्यानता गुणांक 1 किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड और जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया है गोली का व्यास 2 मिलीमीटर, तो उसकी त्रिज्या हो गई 2/2 mm यानी 1 mm। इसको मीटर में बदल देंगे 10⁻³ मीटर। फार्मूला है V इक्वल्स टू 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपान ईटा। तो 2/9 और R स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे, रो 8 × 10³ माइनस सिग्मा 1 × 10³ और जी का मान 10 और अपान ईटा 1 हो गया। अब इसमें 10⁻³ का ये स्क्वायर कर देंगे, 10⁻6 हो गया। तो 2/9 × 10⁻6, ये 10⁻³ यहाँ से कॉमन ले लें तो 8 - 1 7, तो यानी 7 × 10⁻³ यहाँ से और एक 10 यहाँ से, तो 10⁻4 हो गया। अब इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 × 2 14 अपान 9 और 10⁻6 और +4 10⁻², इसको डिवाइड करेंगे तो 1.555 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। इसे हम 1.6 लिख सकते हैं। 1.56 तो 1.56 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड या 1.56 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से गोली की सीमांत चाल 1.56 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी।